हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं राजकुमार सवाल का आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 11th 12th बीएससी बीएड मैथमेटिक्स के साथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथ्स, जिसमें स्टूडेंट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा, जिसका आज हमारा 5th डे है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 26 जनवरी है स्टूडेंट यहाँ पर, और रिपब्लिक डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और चूंकि अमृत महोत्सव भी चल रहा है, मॉडर्न जो हिस्ट्री है ना स्टूडेंट, ये आप लोग पढ़ रहे हो। आप लोग जीके वाले पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो। मॉडर्न हिस्ट्री ये जो 1857 से 1900 के आसपास की जो हिस्ट्री है, ये इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें आज़ादी का जो भारत है ना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो काफ़ी डिटेल में आप लोगों को नॉलेज होगा और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। उम्मीद है कि बहुत अच्छी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा रहा हूँ। मैक्सिमा और मिनिमा का आज 5th डे है और आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूँ 11th वाली एसआर श्रेणी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात चल रही है कि अरे यार सर ने सीधा ही 12th वाली एसआर श्रेणी शुरू कर दी है, का मामला गड़बड़ नहीं हो जाए हमारे से। हमें तो पता ही नहीं कि 12th में कैसे आ गए, या 11th पढ़े बिना ही 12th कैसे समझ में आ जाएगा। आप लोग ग्रेजुएट हो कि नहीं हो, आप लोग ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप लोग 11th और 12th में यूं मत सोचो कि मैं तो 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो पहले 11th पढ़नी चाहिए। आप ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हो, आप लोगों को कुछ भी पढ़ाया जाए आप लोग एक्सेप्ट कर लिया करो। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी मैं कोई टॉपिक उठाता हूँ तो मैं इस बारे में पूरा सोचता हूँ कि कहीं 11th वाला कंटेंट आपको परेशान नहीं करे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो लिमिट वाला कंटेंट मैंने जो लिया था, उसके पीछे वजह ये थी कि ये वाला ईजी भी रहता है और स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाए अपनी। तो मैंने ये पूरा सेगमेंट कंप्लीट करवा दिया है अप्रोक्स। इसमें कैलकुलस वाला जो डिफरेंशियल कैलकुलस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या करो, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, आप लोग सिलेबस में टिक कर दिया करो कि कौन कौन से टॉपिक हो गए हो, ताकि लास्ट में आप लोग मुझसे पूछ सको सर ये वाला तो पढ़ा ही नहीं। क्लियर? क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यही है कि सर कोर्स भी पूरा होगा कि नहीं होगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आज 26 जनवरी है ना, आज मैं अनाउंस करता हूं कि आप लोगों के पास मिनिमम से मिनिमम 6 to 7 मंथ है, और तब तक अपना कोर्स बहुत अच्छे से हो चुका होगा। आप लोग बिल्कुल भी हड़बड़ी मत कीजिए। आप लोग अगर जल्दबाजी में रहेंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट की आदत होती है, वो एक बार में तो क्या करते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं। अरे यार सर ने पढ़ाया, अच्छा ये आज कल का जो लेक्चर था यार 1 घंटा 40 मिनट का, ये भी कोई देखना पोसाएगा क्या आपने। वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, उनके पास समय नहीं है। आप लोगों के पास अगर पढ़ने के लिए समय नहीं, अगर आप लोग पहला राउंड भी बहुत अच्छे से दिमाग लगा के नहीं कर रहे, आप लोग खुद का ही चला रहे हैं, खुद की मेंटिलिटी चला रहे हैं, बहुत फास्ट पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल गलत हो। अगर आप लोगों के स्ट्रॉन्ग नहीं हुए ना कंसेप्ट, अगर मान लो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो आप लोग जो इजी पेपर आता है ना उसको आप नहीं कर पाओगे, और हाई लेवल का पेपर तो आप लोग बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिसके बेसिक्स अच्छे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, और बेसिक्स अगर अच्छे होते हैं तो जब पेपर ईजी आता है ना तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है। क्लियर? तो स्टूडेंट आप लोग एक तो बिल्कुल भी हड़बड़ी मत किया करो। आप लोगों अगर मान लो वीडियो 1 घंटे 40 मिनट का है, तो आप लोग उसको एक बार में नहीं देख सकते हो, तो सुबह और शाम 2 बार में देख लो ना। क्लियर? और डाउनलोड करके देखते हो, फिर आप लोग शिकायत करते हो कि सर वो तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब आ रही है, आप लोग थोड़ा इसको जूम करके। मैं जूम तो करता ही हूँ, लेकिन आप लोग डाउनलोड मत क्या करो, इससे क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाती है। आप ऐसे ही इसको देख लिया करो। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है आप लोगों को डाउनलोड। अच्छा ऐसे कहीं गुम नहीं जाए फिर मैं पढ़ूंगा, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हर एक वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में डालता हूँ। क्लियर? आपको परेशान नहीं करेंगे। और स्टूडेंट मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अपना कोर्स टाइम पर होगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, बहुत अच्छे से होगा और टाइम पर होगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही विद्यार्थियों को मैं कह रहा हूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता चल ही गया होगा कि वीकली 5 to 6 वीडियोज़ में डालता हूँ। मॉर्निंग में 7 से 10 बजे के बीच में वीडियोज़ में डाल देता हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो मैं 100% ये कोर्स भी आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगा, और बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों की ऑफलाइन क्लास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखूंगा मैं। आप लोग केवल जीके वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए और मेरे साथ मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करिए। अपना जो एग्जाम है स्टूडेंट वो बहुत अच्छे से निकलेगा। आप लोगों को बिल्कुल भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, और हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जो भी मैं लेक्चर डालता हूँ ना, आप लोग विदाउट एनी स्किपिंग आप लोग उसको सुना करो, क्योंकि बहुत बातें ऐसी होती है। आप लोग क्या करते हो, अच्छा सॉल्यूशन देख लिया, ये तो मुझे आता है, इसको आगे किसका दो, ऐसे करने में गलती रहती है। क्योंकि कई बार मैं ऐसी बात बोल देता हूँ जो आपके काम की थी, और वो कहीं ना कहीं आगे यूज में आती है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये कुछ बातें थी, आप लोगों को बताना अनिवार्य रहता है बीच बीच में। बहुत सारे स्टूडेंट अब भी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि कोर्स हो भी जाएगा कि नहीं होगा। कुछ वीडियोज आ जाते हैं,
कुछ टीचर्स वीडियो डाल, वैकेंसी तैयार पड़ी है, आने में है, बस एग्जाम, फिर तो डमाडोल हो जाते हो, फिर लगता है अरे यार अब क्या होगा, अब तो हम तो पीछे रह गए। मैं कह रहा हूँ कि आज भी अगर अनाउंस हो जाए ना तो भी 6 to 7 मंथ से पहले कोई चांसेस नहीं है, 6 to 7 मंथ से पहले कोई चांसेस नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। तो अब देखो ना, इतना सफिशिएंट टाइम है, एक दिन और अगर आगे निकलता तो 6-7 महीने में एक दिन और जोड़ लिया करो। क्लियर? तो स्टूडेंट मैं तो आप लोगों को 3rd ईयर तक के स्टूडेंट को भी कह रहा हूँ जो बीएससी बीएड 3rd ईयर में है, और बीएड जो 1st ईयर में है ना, वो भी उम्मीद लगा सकते हैं। बीएड 2nd ईयर वाले और बीएससी बीएड 4th ईयर वाले तो 101% एलिजिबल है, लेकिन वो लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छी रखें, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब स्टार्ट कर देते हैं क्लास आज की 41 वाले क्वेश्चन से। इससे पहले क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, मतलब छोड़ के दिए थे, पहले वाले लेक्चर में ले लिए थे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 41 से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो क्वेश्चन है कि p इक्वल्स टू एक फंक्शन दे रखा है और फॉर ऑल थीटा विच बिलोंग्स टू r के लिए p का मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन आप लोगों को न तो उच्चिष्ट के बारे में कह रहा है, न ही निम्निष्ट के बारे में कह रहा है। आप लोगों अगर मान लो इंडिविजुअली इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोगों को एनालिसिस करना है कि इसका रिजल्ट क्या निकालना है। तो ऑप्शन आपको क्या करना है कि p की मिनिमम रेंज और हाईएस्ट रेंज बतानी है, यानी मिनिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू बतानी है। यानी एक तरीके से इस p का मुझे निम्निष्ट और उच्चिष्ट मान चाहिए। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के अपने पास अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो इसका डेरिवेटिव ले लो, फिर इसके बिंदु निकाल लो, बिल्कुल प्रॉपर मेथड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे भी अगर इजी लॉजिक रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो वो ठीक रहता है। मैं क्या करने वाला हूँ, इसे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और प्लस में कोस की पावर में 4 थीटा। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये अगेन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर? अब यहां पर आप लोग देखो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाने से मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि ये जो फंक्शन है कुछ इस प्रकार बन जाएगा, p इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 4। ये रिजल्ट आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर आप लोग देखो इसका मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट ही तो निकालना है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पहुंच चुके हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप लोग जानते ही हो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो -1 लेस देन साइन एक्स लेस देन इक्वल 1 होता है, लेकिन 0 लेस देन साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल क्या होता है, 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में होती है, और साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1। अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है। दोनों ही पुट कर दो। क्लियर? सिंस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1 एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। भाई मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर का मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट पुट कर दो ना। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/4, यानी p का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और अगर मैं 0 पुट करता हूं तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0, यानी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ गया हमारे, 3/4 से लेकर 1 तक, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर रिजल्ट जो है, अच्छा ऐसा नहीं है कि देखो 1 पुट करने पर मैक्सिमम आया, साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 1 पुट करी ना तो रिजल्ट क्या आया, 3/4। 0 पुट किया तो 1 आया। क्लियर? तो जो लोएस्ट वैल्यू है वो मिनिमम होगा और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गए हमारे 41 वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसमें ना जो नोटेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें आप फायदा उठाया करो। ये क्या कह रहा है, एक फिक्स पॉइंट दे रखा है ए बी, और ए बी जो पॉइंट दे रखा है उसमें ए बी पॉजिटिव है और बी बी पॉजिटिव है। इस पॉइंट से रेखा खींची जाती है जो धनात्मक अक्षों को पी व क्यू बिंदु पर मिलती है। इसका डायग्राम समझो आप कि ये एक्सिस अपने, क्लियर, ये दोनों एक्स हो गए अपने, और ये वो रेखा हो गई जो एक पॉइंट से जा रही है। ये पॉइंट क्या हो गया हमारे, ए बी। ये कह रहा है कि ये ए बी पॉइंट है जिसमें ए बी पॉजिटिव है, बी बी पॉजिटिव है, तो मैंने बिंदु जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिया। से एक रेखा खींची जाती है जो अक्षों को पी बिंदु और
Q बिंदु पर मिलती है तो OP प्लस OQ का निम्नलिखित मान कितना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से कर रहा हूँ, AB एक बिंदु है, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक काम करता हूँ ना, उस बिंदु को मैं 1 1 ही मान लेता हूँ, थोड़ा और इजी हो जाएगा ये। मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया, 1 1 मान लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, मैं AB के बजाय 1 1 पर निकाल लूंगा और A की वैल्यू मैं क्या मान रहा हूँ 1 और B की वैल्यू भी क्या मान रहा हूँ मैं 1। आप चाहो तो 1 2 भी मान सकते हो, ऐसे ठीक रहेगा। अब फिर मैं क्या करूंगा कि एक फिक्स पॉइंट 1 1 से पास होने वाली एक लाइन खींचते हैं। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। क्लियर। लेट AB जो है वो 1 1 है, से जाने वाली रेखा ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट हमारे y माइनस y1 और m x माइनस x1, ये रेखा आ जाएगी हमारे y माइनस y1 और m x माइनस x1, यानी उस रेखा का समीकरण आ गया ना हमारे पास, इस L रेखा का, ये L रेखा है, इसका समीकरण आ चुका है। अब ये कह रहा है कि ये रेखा जो है ना, जो हमने निकाली AB बिंदु से, और AB को मैंने क्या मान लिया 1 1 मान लिया, ये जो रेखा है अक्षों को क्रमशः P और Q पर काटती है। तो OP प्लस OQ चाहिए, P पर काटती है Q पर काटती है। ये रेखा P पर अगर काटेगी ना तो P बिंदु किस एक्स पर है, एक्स एक्स पर। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि कोई रेखा एक्स एक्स को काट रही है तो बताओ उसमें एक्स एक्स का बिंदु निकालने के लिए क्या करना चाहिए, y की जगह 0 रख देना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, P और Q बिंदु निकालूंगा। क्लियर। तो P के निर्देशांक आएंगे और Q के निर्देशांक आएंगे। तो P के निर्देशांक आएंगे, जैसे ये आ गया x0, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, सॉरी हाँ x हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां पर L में x इक्वल्स टू 0 से, अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 1 माइनस m आ जाएगी। x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 0। एंड L में y इक्वल्स टू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y की जगह 0 रख के x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे -1/m, 1 माइनस 1 अपॉन m। ये काम थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में कर दिया है। तो स्टूडेंट ये मैंने ये जो L रेखा थी ना उसमें x बराबर 0 रखकर तो ये बिंदु निकाल लिया, यानी मैंने यहाँ पर OP निकाल लिया है और मैंने यहाँ पर OQ भी निकाल लिया है, क्योंकि गलत कर रहा हूँ, x बराबर 0 रखने से y का मान ये बिंदु है, ये तो है OQ, क्योंकि y x पर x का मान क्या होता है 0 होता है, और y बराबर 0 रखने से जो मुझे पॉइंट मिला है वो क्या है, हमारे OP है। क्लियर। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया मेरे लिए, जैसे मेरे पास OP और OQ जो आ चुके हैं और मुझे OP प्लस OQ का न्यूनतम मान चाहिए। तो फलन कौन है यहाँ पर, OP प्लस OQ। तो देखो यहाँ पर OP प्लस OQ, ये क्या हो जाएगा हमारे 1 माइनस m प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन m, ये हो जाएगा ना। इसको मैं लेट कर लेता हूँ f, यानी ये आ जाएगा 2 माइनस m और माइनस में 2 अपॉन m। कुल मिला के अब बात ये है कि OP प्लस OQ का फंक्शन आपके सामने है f, और f का आपको चाहिए न्यूनतम मान। तो डेरिवेटिव ले लो, अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो df अपॉन dm अगर मैं लेता हूँ तो -1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, और d2f अपॉन dm स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस में 2 अपॉन में m क्यूब। तो चरम बिंदु हम ले लेते हैं, चरम बिंदु अगर मैं चरम बिंदु लेता हूं तो ये आ जाएगा df अपॉन dm बराबर 0 से 1 प्लस -1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर बराबर 0, m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे 1 और माइनस में 1, ये m के रिजल्ट आ गए। अब ये m के जो रिजल्ट आए ना उनको मैं रखूंगा डबल डेरिवेटिव में और देखेंगे कि निम्नलिखित बिंदु कौन सा है, निम्नलिखित बिंदु पर मुझे निम्नलिखित मान मिल जाएगा। तो ऐसे मौके की चेक कर लो ना, अगर यहाँ पर -1 पुट, अगर +1 पुट करते हो, अगर +1 पुट करते हो तो डबल डेरिवेटिव में आएगा -2, जो लेस देन आ गया और लेस देन 0 आ गया, यानी ये जो 1 है ना ये क्या है, इसका उच्चिष्ट बिंदु है। मुझे क्या चाहिए, निम्नलिखित मान चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ -1, अगर मैं -1 पुट करता हूँ, गलत कर दिया मैंने, 2 अपॉन m क्यूब है। अगर मैं -1 पुट करता हूँ
तो ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 1, प्लस का 2 हो जाएगा ना, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी ये हमारे कौन सा बिंदु हो जाएगा, निम्निष्ट बिंदु। कौन सा, m बराबर -1। तो m बराबर -1 हमारे निम्निष्ट बिंदु हो गया, निम्निष्ट बिंदु हो गया, जिस पर हमें निम्निष्ट मान मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखते हैं 8 m इक्वल्स टू -1 d2f अपॉन dm², ये क्या है हमारे ग्रेटर देन 0, अतः m इक्वल्स टू -1 निम्निष्ट बिंदु है, निम्निष्ट बिंदु है। और निम्निष्ट बिंदु पर कौन सा मान प्राप्त होगा, हमें निम्निष्ट मान प्राप्त होगा। तो निम्निष्ट मान के लिए आप लोग ये जो समीकरण 1 है ना, इसमें रख दो m की जगह -1। क्लियर। तो इक्वेशन फर्स्ट से ये आ जाएगा f बराबर, इक्वेशन फर्स्ट में m इक्वल्स टू -1 से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो f की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 + में 1, तो f का रिजल्ट आ जाएगा हमारे 4। क्लियर। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट कौन सा मैच होगा, मेरे तो 4 आ रहा है, तो 4 कैसे मैच होगा, आप लोगों ने जो ऑप्शन माना है ना, a और b को क्या मान लिया, 1 1 मान लिया। अब वही ऑप्शन सारे में रख दो आप लोग। क्लियर। मैंने जानबूझ के 1 1 क्यों लिया है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन जो है a और b का वर्गमूल ले रहे हैं, तो मैंने a और b का रिजल्ट 1 1 इसलिए माना क्योंकि वर्गमूल निकालना भी पड़े, थोड़ी सुविधा रहे। अच्छा, और क्या मान सकते हो, तो आप लोग 4 और 9 भी मान सकते हो, लेकिन 1 1 सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब मैं देखता हूँ कि ए बी का रिजल्ट 1 1 पुट करने पर कौन सा ऑप्शन जो है 4 आंसर दे रहा है। तो √1 + √1 ये क्या हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे 4 हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे, ये वाला जो ऑप्शन है बी वाला, ये राइट हो जाएगा। √1 + √1 यानी 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारे राइट हो जाएगा। तो इस तरीके की अप्रोच ही आप लोग रखिए, आप लोग इस तरीके की अप्रोच, मेरी जो अप्रोच है उसको समझने का प्रयास कीजिए, इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं, देखो y इक्वल्स टू 1 + sin x और cos x, इसका उच्चिष्ट मान इस अंतराल में कितना है, मुझे बताना है कि इस फलन का उच्चिष्ट मान है कहां पर, 0 से पाई में, जब x का मान कहां पर हो, 0 से पाई में। तो एक काम करते हैं कि इसको अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, तो ये क्या आ जाएगा cos x, और प्लस में क्या आ जाएगा sin x cos x। अब इसके डेरिवेटिव ले लो, अगर हम इसके डेरिवेटिव लेते हैं तो y डैश बराबर क्या आ जाएगा, देखो y डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस में sin x और प्लस में cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। तो y डैश बराबर रिजल्ट आ गया हमारे माइनस का sin x और प्लस में cos 2x। क्लियर। अब मैं y डबल डैश भी इधर ही निकाल लेता हूं, तो y डबल डैश आ जाएगा माइनस का cos x और माइनस का 2 sin 2x। क्लियर। तो डबल डेरिवेटिव भी आपके सामने है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपके सामने है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चरम बिंदु निकालेंगे। तो चरम बिंदु निकाल लो, और वो y डैश बराबर 0 से आएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का sin x और प्लस के cos 2x इक्वल में 0। तो ये रिजल्ट आ गया cos 2x इक्वल में क्या आ गया, sin x आ गया। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू कैसे निकालते हो, तो अगर मान लो दोनों ही तरफ cos होता ना, तब तो बहुत आसानी से हम क्या करते हैं, cos को हटा देते हैं और काम हो जाता है। लेकिन दोनों तरफ cos नहीं दिख रहा है, एक तरफ sin है एक तरफ cos है, तो फिर क्या किया जा सकता है, तो फिर यहाँ पर एक काम कर सकते हैं ना, चरम बिंदु निकालना है। मैं इस cos को, sin को किस में बदल सकता हूँ, cos में। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, देखो cos 2x इक्वल्स टू, अगर मैं इसको cos में लिखना चाहता हूँ तो cos 90 - x लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos 90 - x अगेन क्या होगा, अपने sin x में ही चेंज होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। अब अगर कंपेयर कराओगे ना, तो ये आ जाएगा हमारे 2x इक्वल में π/2 - x, तो 3x इक्वल्स टू π/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे π/6 आ जाएगी। अब x की वैल्यू π/6 आ चुकी है। अब इसमें रखो आप कि उच्चिष्ट मान देगा क्या, तो देखो x बराबर π/6 पर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोस तो पॉजिटिव होगा ना, जिस पर माइनस लगा हुआ है, यानी ये रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। x का मान रखोगे π/6 यानी 30 डिग्री, तो ये sin 60 हो जाएगा। sin 60 का मान भी कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव जब माइनस से गुणा होगा तो ये भी माइनस का हो गया, यानी y डबल डैश का टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारे नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब ये बिंदु क्या हो गया, हमारे उच्चिष्ट बिंदु हो गया। तो उच्चिष्ट बिंदु पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखेंगे 8
x इक्वल्स टू पाई बाई 6, y डबल डैश क्या है हमारे लेस देन 0 है, तो उच्चिष्ट मान कैसे निकालोगे, उच्चिष्ट मान ये निकालने के लिए मैं x इक्वल्स टू पाई बाई 6 फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, और फर्स्ट कौन सी है, ये वाली समीकरण। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो y इक्वल्स टू रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 6 में पुट कर रहा हूँ, तो कोस पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, फिर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो √3/2 मतलब साइन एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगी हमारे √3/2। क्लियर, तो यहाँ से सॉरी √3/2 आ जाएगा। तो ये इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारे 3√3/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर, अगर हम इनको 2 एलसीएम लेते हैं ना तो 2√3 प्लस में √3, तो ये इसका राइट आंसर है। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट निकालने में थोड़ी सी समस्या रहती है आप लोगों की, या आप लोगों की नहीं रहती होगी तो कुछ स्टूडेंट की रहती है कि पॉइंट निकालने में वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो पॉइंट निकालने का जो इजी मेथड हो सकता है ना, वो आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। क्लियर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन फेमस ही इतना है कि मुझे बार बार करवाने की इच्छा होती है। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो 46 वाला जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, y इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं इसको y मान लेता हूँ, तो ये log y बराबर क्या हो जाएगा, log x की पावर 1/x, तो पावर तो आगे आ जाएगी। क्लियर, अब मैं इसका क्या ले लेता हूँ, डेरिवेटिव अगर लेते हो तो 1/y dy/dx, और इसका अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/x² log x, और 1/x को छोड़ोगे तो log x का भी 1/x होगा, तो ये 1/x² हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारे आ चुका है y डैश। अब मुझे क्या चाहिए, y डबल डैश चाहिए। y डबल डैश अगर नहीं भी निकालना चाहोगे ना तो भी यहाँ से काम चल जाएगा। देखो कैसे, y डैश की जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार आएगी, y इक्वल्स टू 1 - log x अपॉन में x², और बराबर में सॉरी ये y डैश आ गया। अब आप लोग क्या है कि चरम बिंदु निकाल लो, केवल इसके आधार पर ही हम आंसर दे देंगे। y का मान कितना है, y का मान भी रख दो आप x की पावर 1/x, जो नेक्स्ट स्टेप में रखना आप लोग, तो y इक्वल्स टू, और अगर मैं y का रिजल्ट अगर यहाँ पर पुट करता हूँ तो आ जाएगा x की पावर 1/x और 1 - log x अपॉन में x²। क्लियर, ये रिजल्ट मैंने लिख दिया, ये y डैश का रिजल्ट आ गया। अब मैं इसमें डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना चाहता हूँ, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में मुझे लगता है कि थोड़ा और ज्यादा काम करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालने के लिए और ज्यादा मुश्किल आने वाली। क्यों करें, मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी तो बता रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे संख्या रेखा से। तो आप चरम बिंदु निकालिए, और चरम बिंदु के लिए आप लोग क्या करोगे, y डैश बराबर 0 पुट करोगे। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट करूंगा ना तो फाइनली आएगा क्या, 1 - log x बराबर 0, यानी log x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे 1, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे e। वैसे अब आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि x बराबर e को डबल डेरिवेटिव में रखोगे ना तो आएगा तो वही मान, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट ही तो हमें प्राप्त हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर x बराबर e अगर आप लोग रख भी देते हो तब भी कोई इशू नहीं है। और अगर मान लो आप लोग चाहो कि मैं तो x बराबर e पर जांच करना चाहता हूं, तो जांच कर लो। यहाँ पर देखते हैं, ये x इक्वल्स टू e है, और कहां से जांच करोगे आप, y डैश से जांच करोगे। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं ना कई बार, तो y डैश पर मुझे जांच करनी है। तो जांच बिंदु किस तरीके के लो, इस तरीके के लो जिस पर आप log का रिजल्ट निकाल सको। तो एक तो बड़ी वैल्यू ले लो और एक छोटी वैल्यू ले लो। तो बड़ी वैल्यू तो e² दिखाई दे रही है, और छोटी वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, e की पावर -2। अगर मैं e² पुट करता हूं तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। 1 - log e², 1 - log e², तो ये आ जाएगा 1 - 2 log e, और log e का रिजल्ट क्या होगा 1। तो यानी ब्रैकेट वाला आंसर दे रहा है नेगेटिव, बाकी दोनों तो पॉजिटिव ही दे रहे हैं, इसका मतलब इस जगह क्या हो जाएगा हमारे नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पर न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो ये बिंदु उच्चिष्ट बिंदु आ रहा है। देखो मैंने क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक तो नहीं कर दी, 46 देखो मैंने गलती कर दी बिल्कुल, ये इसका उच्चिष्ट मान पूछ रहा है, उच्चिष्ट मान, न्यूनतम मान नहीं पूछ रहा है, ये उच्चिष्ट मान पूछ रहा है। कैसे पता चला, अभी ये बिंदु जो है ना ये उच्चिष्ट बिंदु ही आ रहा है, ये उच्चिष्ट मान पूछ रहा है। क्लियर, अब स्टूडेंट यहां पर देखो e की पावर -2 पर भी तो जांच करोगे,
तो e की पावर -2 को अगर इसमें रखोगे ना तो ये तो क्या हो जाएगा अपने e की पावर -2 इसकी पावर में e की पावर -2, ये +2 हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा ना तो e की पावर 2 हो जाएगा, और 1 माइनस log e की पावर -2, 1 माइनस log e की पावर -2 अपॉन में e की पावर -2 का स्क्वायर। ये तो पॉजिटिव ही होगी क्योंकि e की पावर -2 1 अपॉन e स्क्वायर बन जाएगा, है तो पॉजिटिव ही ना, ये भी पॉजिटिव ही होगी। आधार अगर पॉजिटिव है ना तो घात चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा देखो फिर ये आगे आएगा ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं तो 1 + 2 log e आ जाएगा ना, और 1 + 2 log e का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बताओ ये बिंदु क्या हो गया हमारे, उच्चिष्ट बिंदु हो गया, और उच्चिष्ट बिंदु पर कौन सा मान प्राप्त होगा, हमें उच्चतम मान प्राप्त होगा। तो x बराबर e उच्चिष्ट बिंदु है, तो x बराबर e को अगर यहाँ पर रखोगे तो उच्चिष्ट मान क्या आ जाएगा, उच्चिष्ट मान ये आ जाएगा हमारे e की पावर 1 अपॉन e। तो कौन सा आंसर है अपने, डी वाला आंसर। क्लियर, डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना चाहिए, जहां जरूरत नहीं है अननेसेसरी नहीं फंसना चाहिए। आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। अगला जो सवाल है 48 वाला, ये क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है और इसके परिवर्तन की दर न्यूनतम होगी जबकि x का मान ये होगा। परिवर्तन की दर क्या होती है, देखो एक तो ये पूछता है कि इस फलन के का न्यूनतम मान कब होगा, एक तो ये पूछता है कि इस फलन का न्यूनतम मान कब होगा, और ये एक पूछ रहा है कि इसके परिवर्तन की दर का न्यूनतम मान क्या होगा। क्लियर, ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो ये पूछता है कि इस फलन का न्यूनतम मान होगा जबकि x क्या हो, और एक ये पूछ रहा है कि इस फलन के परिवर्तन की दर का न्यूनतम मान होगा जबकि x का मान क्या हो। तो परिवर्तन की दर क्या होती है, अगर मान लो मुझे कोई ये दे दे x और मुझे कहे कि वेग न्यूनतम कहां पर होगा, तो वेग अपना फलन हुआ ना, वेग का डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर, तो यहां पर जो f दे रखा है इसका मैं पहले तो लूंगा dy/dx, तो परिवर्तन की दर तो क्या होगी, देखो सिंस परिवर्तन की दर, परिवर्तन की जो दर होती है वो dy/dx होती है, और ये आ जाएगा हमारे 15x की घात में 4 और माइनस में 15x² और प्लस में 5। क्लियर, अब मैं इसको क्या लेट कर लेता हूं, लेट इसको एक फलन हम मान लेते हैं और इसको मैं क्या मान लेता हूं p, 15x की पावर माइनस 15x² और प्लस में 5। ये क्या हो गया, हमारे परिवर्तन की दर हो गई। अब इसका मुझे न्यूनतम मान चाहिए, बस इतनी सी बात है। आप लोग क्या करते हो कि इसका न्यूनतम मान निकाल लेते हो dy/dx, जबकि फलन अब ये हुआ, ये क्या है, परिवर्तन की दर है, इसका न्यूनतम मान चाहिए तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। तो ये क्या आएगा, देखो dp/dx और बराबर में आ जाएगा हमारे 60x³ माइनस 30x। क्लियर, और डबल डेरिवेटिव भी अगर हम लेते हैं तो p डबल डैश क्या आ जाएगा, p डबल डैश अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 180x² और माइनस में 30। क्लियर, तो चरम बिंदु निकाल लो। चरम बिंदु अगर हम चरम बिंदु निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 60x³, 60 में से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो dp/dx को अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो इसमें से 30x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 0, एक आ जाएगी +(-1/√2). यहाँ पर एक रिजल्ट तो आ गया हमारे +1/√2, एक आ गया -1/√2, इस टाइप के रिजल्ट आ चुके हैं। अब मैं इसको डबल डेरिवेटिव में पुट करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, अगर मैं डबल डेरिवेटिव में पुट करता हूँ, सिंस 8x = 0, p डबल डैश क्या आ जाएगा हमारे -30, तो ये क्या आ गया <0, और फिर मैं पुट करता हूँ x = 1/√2, तो 1/√2 यहाँ पर पुट करोगे ना p डबल डैश में तो क्या आ जाएगा 1/2, तो 180 में अगर 2 का भाग दोगे तो 60 बचेगा, सॉरी 90 बचेगा, 90 में से 30 जाएगा तो 90 - 30, ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। और एक में रखता हूँ x बराबर -1/√2, इस पर रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट 90 - 30, ये भी क्या आ गया <0। तो ये कह रहा है कि न्यूनतम p का मान न्यूनतम कब होगा, तो न्यूनतम तो निम्नलिखित बिंदु पर होगा। निम्नलिखित बिंदु एक तो ये आया और एक ये आया। क्लियर, तो ये उच्चिष्ट हो गया, उच्चिष्ट बिंदु है, और ये क्या हो गया हमारे निम्नलिखित बिंदु, निम्नलिखित बिंदु, और ये भी क्या हो जाएगा हमारे निम्नलिखित बिंदु। तो हमें निम्नलिखित बिंदु ही चाहिए था, तो स्टूडेंट यहाँ पर निम्नलिखित बिंदु आ जाएगा इसमें। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 48 तक हो चुका है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे। यहां पर 50 वाला क्वेश्चन दे रखा है और ये कह रहा है कि उच्चिष्ट किस बिंदु पर है। वैसे तो ये क्वेश्चन करवाने का नहीं था, आप लोगों के पास सारे पॉइंट तो रखे हुए, लेकिन बता देता हूं कि सबसे पहले वाई डैश निकालोगे तो ये आ जाएगा √3 cos x और माइनस में 3 sin x। क्लियर? देन वाई डबल डैश क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश आ जाएगा माइनस में √3 sin x और माइनस में 3 cos x आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर चरम बिंदु ही तो निकालने हैं, चरम बिंदु। तो अगर मैं चरम बिंदु की बात करूं तो ये वाई डैश बराबर 0 से आएगा, यानी √3 cos x बराबर 3 sin x हो जाएगा। तो cos तो इधर जाएगा और 3 अगर इधर आएगा ना, तो कुल मिला के ये, या फिर यूं कह दो कि cot x की जो वैल्यू है वो 3/√3 यानी √3 आ जाएगी। कैसे? cos अपॉन साइन और 3/√3। अब स्टूडेंट यहाँ पर cot x की वैल्यू √3 कब होती है, यानी पॉजिटिव कब होता है? तो वैसे तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। यानी ये जो बिंदु आया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे π/6। π/6 पर ये क्या होगा स्टूडेंट, हमारे उच्चिष्ट होगा। और x इक्वल्स टू π/6 इसमें रखकर देख लो आप लोग, 8x इक्वल्स टू π/6, वाई डबल डैश क्या आएगा, लेस देन आ रहा है, देख लो भले। π/6 पर ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन दोनों के आगे माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू π/6 उच्चिष्ट। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया हमारे 50 वाला। आगे बढ़ता हूं, देखो 53 वाले क्वेश्चन पर। और 53 वाला क्वेश्चन क्या है, इस बीच में मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हैं इनकी कामना वही कर सकता है मेरे से जो रेगुलर नहीं पढ़ रहा हो। अगर मान लो रेगुलर पढ़ रहा होगा ना, तो स्टूडेंट वो क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे 101%। केवल मैं वही क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं अब जो बिल्कुल रिपीटेड है, बिल्कुल सिंपल टाइप के, डिफरेंट टाइप का एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ता हूं। ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है वो फंक्शन भी तो अपने पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो फंक्शन कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ जाएगा हमारे -b/a यानी k आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा हमारे k आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये निकालोगे अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा। क्लियर? यानी ये जो रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा हमारे k स्क्वायर माइनस में 2k। ये फंक्शन आ गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूँ, f मान लेता हूँ। यानी मुझे इसका यानी f का क्या चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए। तो मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, किसके रेस्पेक्ट में, k के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल कौन है यहाँ पर, k है। तो ये आ जाएगा f डैश, तो ये आ जाएगा 2k माइनस 2, और f डबल डैश क्या आ जाएगा हमारे 2। ये इक्वेशन आ गई हमारे फर्स्ट, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने पास है। तो देखो यहाँ पर चरम बिंदु तो कैसे निकालोगे, f डैश बराबर 0 से, f डैश को अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे 1 आ जाएगी। k की वैल्यू अगर इसमें रखोगे ना तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा, इसका मतलब निम्नलिखित बिंदु हो गया। k इक्वल्स टू 1 पर f डबल डैश इक्वल्स टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब k इक्वल्स टू 1 जो है वो निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। क्लियर? अतः k इक्वल्स टू 1 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2, यानी इसका निम्नलिखित मान कितना आ जाएगा हमारे -1। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे 53 वाला। अब मैं 54 वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ और 56 वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को इसी तरीके से करना है। इसी तरीके का मतलब ये है कि आप लोग इस टाइप के फंक्शन जिसमें अपॉन में भी वेरिएबल बड़ा हो और ऊपर x, छोटा फंक्शन ऊपर दे रखा हो, बड़ा फंक्शन नीचे दे रखा हो, और उसका उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान आपसे पूछा जाता है, तो ऐसे डेरिवेटिव भाई नॉर्मली तरीका जो है वो एकदम काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन फायदा भी उठा सकते हो। फायदा कैसे, मुझे इसका उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इस फलन को पलट देता हूँ और उसको सोल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन मान लेता हूँ z, और वो z फंक्शन क्या है, 4 + x + x² अपॉन में x, इसका न्यूनतम मान, इसका निम्नलिखित बिंदु ढूंढ लेते हैं ना, न्यूनतम मान लिखो चाहे निम्नलिखित बिंदु लिखो, एक ही बात है।
तो मैं इस फंक्शन का तो ढूंढ लूंगा केवल निम्नलिखित बिंदु, और इसका जो निम्नलिखित बिंदु होगा वो इसका उच्चिष्ट बिंदु होगा, और उसमें हम रख देंगे, बस वो रिजल्ट आ जाएगा अपने। क्लियर? तो यहाँ पर देखो dz अपॉन dx निकालने से पहले यहाँ पर कुछ चेंजेज करवा लो ताकि अपने और बेनिफिट हो जाए। ये क्या आ गया हमारे x। अब देखो अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि z डैश क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस में 1, और z डबल डैश क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन में एक्स क्यूब। तो चरम बिंदु क्या आ जाएंगे, देखो चरम बिंदु dz अपॉन dx इक्वल्स टू 0 से, तो ये माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। मुझे इस फलन पर काम करना है अभी, मैं अभी गिवन क्वेश्चन को तो देख ही नहीं रहा हूं, और इस फंक्शन पर मुझे काम क्या करना है, निम्नलिखित बिंदु ढूंढना है। निम्नलिखित बिंदु क्या होगा, जो डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव देगा। तो देखो x इक्वल्स टू 2 पर पॉजिटिव आएगा कि x इक्वल्स टू माइनस 2 पर आएगा, तो x इक्वल्स टू 2 पर आएगा। क्लियर? तो यहां पर हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 2 पर z डबल डैश, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अतः x इक्वल्स टू 2 z का निम्नलिखित बिंदु है, निम्नलिखित बिंदु है। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा, x इक्वल्स टू 2, एफ एक्स का क्या हो जाएगा, हमारे उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा। लेकिन एक बात बताओ, आप लोग जो ये इसका उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालना चाहते हो, वो बिंदु भी इसी अंतराल में होना चाहिए ना। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो x इक्वल्स टू 2 इसका पार्ट है ही नहीं, तो स्टूडेंट ये तो समस्या हो गई। और अंतराल में कैसे निकालते थे, अंतराल में कैसे निकालते थे, जो अंतराल के बिंदु होते हैं प्लस जो चरम बिंदु आते हैं उन पर। तो चरम बिंदु जो रिजल्ट आया स्टूडेंट x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू माइनस 2 बोथ आर नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो फिर अगर मान लो चरम बिंदु नहीं मिलते हैं तो एंडिंग पॉइंट जो है ना अंतराल के अंतिम बिंदु, उन पर हम निकाल लेंगे, उन्हीं पर जो रिजल्ट आएगा वो अपने उच्चिष्ट और निम्नलिखित हो जाएगा। क्लियर? बट x इक्वल्स टू 2 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर? अतः x इक्वल्स टू 1 पर, एक तो ये और एक -1 पर, x इक्वल्स टू -1 पर एफ एक्स कितना आ जाएगा, तो एफ एक्स आ जाएगा -1 अपॉन में 4, ये आ जाएगा। और x इक्वल्स टू 1 पर एफ एक्स कितना आ जाएगा हमारे 1 अपॉन में 6 आ जाएगा। क्लियर? तो देखो जो अधिकतम है वो उच्चिष्ट, जो मैक्सिमम आया ना वो देख लो कि 1/6 कौन सा है। -1/4 भी आंसर है, लेकिन ये निम्नलिखित मान होगा। क्लियर? तो अधिकतम मान पूछा था, अधिकतम क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो इस तरीके से अंतराल वाला कॉन्सेप्ट जो है लेक्चर 1 में आप लोग देखें कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, देखो कि एब्सोल्यूट गिवन इंटरवल में अगर हम एब्सोल्यूट को क्या कहेंगे हिंदी में, निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्नलिखित मान जो निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को, उसमें ये अंतराल का सिस्टम भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया था। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर मैं आ जाता हूं 55वें क्वेश्चन में, और ये कह रहा है कि आंसर कौन सा हो गया, पहले तो ये देख लो, आंसर ये हो गया 1/4, -1/4 नहीं 1/6, क्योंकि अधिकतम मान पूछा था। अच्छा 55वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि वास्तविक संख्या, ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या है जो अपने घन से अधिकतम बड़ी हो, अधिकतम बड़ी हो, ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने घन से अधिकतम बड़ी हो, ऐसा मुझे बताना है। तो संख्या को अगर मैं x मान लेता हूं, फलन क्या हो जाएगा, संख्या को अगर मैं x मान लेता हूं तो संख्या अपने घन से अधिकतम बड़ी होनी चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो मैक्सिमम होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज क्या है, आप फंक्शन कैसे लिखोगे, फंक्शन कैसे लिख रहा हूं मैं, हमें यह बताना कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने घन से अधिकतम बड़ी है, यानी उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है सबसे ज्यादा है। तो संख्या तो हो गई x और घन क्या हो गया x³, और दोनों के संख्या अपने घन से अधिकतम बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी के लिए हम कैसे, दोनों का अंतर ही तो देखेंगे, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यानी सबसे पहले इसमें आप लोगों ने अगर फंक्शन ढंग से लिख दिया ना तो बस काम हो जाएगा। मुझे इस फलन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इस फलन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। अब तो क्वेश्चन हो गया, क्या बचा है, तो देखो यहाँ पर df अपॉन dx, ये क्या आ जाएगा 1 - 3x², और f डबल डैश क्या आ जाएगा हमारे माइनस का 6x। तो चरम बिंदु क्या आ जाएगा, देखो df अपॉन dx बराबर 0 से
3x² इक्वल्स टू 1, तो x बराबर आ जाएगा +-1/√3। मुझे इसका अधिकतम मान चाहिए, इस फलन का क्या चाहिए, अधिकतम मान। और अधिकतम मान कौन सा बिंदु देगा, उच्चिष्ट बिंदु। तो देखिए अब x की वैल्यू 1/√3 रखूंगा ना तो ये नेगेटिव आएगा, क्लियर। और -1/√3 रखूंगा तो f डबल डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव तो निम्नलिखित बिंदु होगा। अगर f डबल डैश ग्रेटर देन आएगा तो वो तो उच्चिष्ट बिंदु, निम्नलिखित बिंदु हो जाएगा ना। मुझे तो उच्चिष्ट मान चाहिए, तो वो कहां पर हो रहा है, 8x इक्वल्स टू 1/√3। अगर मैं f डबल डैश में रखता हूं तो माइनस में 6/√3 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1/√3 क्या हो गया, हमारे उच्चिष्ट बिंदु हो गया, उच्चिष्ट बिंदु है। तो यही तो बताना था कि मैक्सिमम x का ऐसा कौन सा मान ले हम कि x और x³ के बीच में डिफरेंस जो है मैक्सिमम हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3। क्लियर। इसमें एक तरीका ये भी लगा सकते थे आप कि 1/2 ये अगर संख्या ना, तो 1/2 -1/8 इसका डिफरेंस निकाल लो। 1/√3 और 1/√3 इसका डिफरेंस निकाल लो, क्लियर। और फिर 1/√2 और 1/2 इसका डिफरेंस निकाल लो, जो मैक्सिमम होगा वो आंसर हो जाएगा, क्लियर। लेकिन इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का भी है, इसलिए समस्या है। अगर यहाँ नन ऑफ दीज नहीं होता ना तब तो मैं डेफिनेटली इस क्वेश्चन को ऐसे ही करता। और अगर मान लो नन ऑफ दीज है तो फिर आप एक डाउटफुल कंडीशन भी मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा आंसर है जो नन ऑफ इनमें से नहीं हो, क्लियर। तो इस तरीके की क्वेश्चन में ये वाली सावधानी आपको रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ था x नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। आगे बढ़ते हैं, 57 वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। और 57 वाले क्वेश्चन को आप लोग ऐसे अगर रीड करते हो ना कि x + y = π/3, तो 10x + 10y का उच्चिष्ट मान क्या होगा, तब तो इस क्वेश्चन में आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो। क्यों, क्योंकि वो अगर x और y में होता है तो हमें लगता है कि अच्छा x और y चर है। ए बी में थोड़ा सा यूं लगता है कि ये उच्चिष्ट और निम्नलिखित में थोड़ा सा फिट नहीं बैठेगा। तो आप लोग इसको x y जैसे फील करें कि a तो x है और b क्या है, y है। तो ये यूजेज ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है। मुझे इस फलन का क्या करना, देखो अगर मैं इसको f मान लेता हूं, यानी मुझे 10a + 10b इसको मैक्सिमाइज करना है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अच्छा ये इक्वेशन फर्स्ट है और a + b हमें दे रखा है π/3, क्लियर। बात ये है कि f बराबर हमें दे रखा है और a + b बराबर क्या दे रखा है, π/3। क्योंकि f का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ तो दो वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है और b भी वेरिएबल है, तो एक को हटा दो ना यहाँ से। तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, f इक्वल्स टू 10a प्लस में 10 π-π/3 माइनस में a, क्लियर। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है π/3 माइनस a, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। और इसमें आप लोग देखो अब a की वेरिएबल है और वो कौन सा है, a है। अब यहाँ पर f डैश जब आप निकालोगे तो ये बन जाएगा sec² a और इसका हो जाएगा हमारे sec² π/3 माइनस a और फिर π/3 माइनस a का क्या हो जाएगा, -1। अब एक काम करो, यहाँ पर आप लोग f डबल डैश मत निकालो, रहने दो। एक ही अगर बिंदु आएगा तो उसका मतलब ये उच्चिष्ट बिंदु होगा 100%, क्लियर। तो मैं यहाँ पर चरम बिंदु निकाल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक भी है, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। f डैश बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। चरम बिंदु हम निकाल रहे हैं, तो sec² a इक्वल्स टू sec² π/3 माइनस a। तो ये दोनों बराबर में लिखे हुए और मुझे a का रिजल्ट निकालना, तो पहले वर्गमूल ले लेता हूं ना। तो अगर मैं वर्गमूल लेता हूं तो sec a इक्वल में आ जाएगा sec π/3 माइनस में a। माइनस में लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि a और b दोनों ही क्या चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस मत लगो। और लगा भी दिया ना तो आप लोग जब माइनस लगा कर, क्योंकि हम वर्गमूल लेते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस आता है, तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ अगर माइनस लोगे ना तो वो पॉइंट उस तरीके का आएगा जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने प्लस ही लिया। और इस बात का मैंने ध्यान रखा कि ए बी जब पॉजिटिव है तो अननेसेसरी काम को क्यों बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करवाता हूँ तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे π/3 माइनस में a, यानी a का मान आ जाएगा हमारे π/6, क्लियर। a की वैल्यू क्या आ गई, π/6। अब a की वैल्यू π/6 आ गई, इसका मतलब ये बिंदु निश्चित रूप से क्या होगा, हमारे उच्चिष्ट बिंदु होगा, क्लियर। और उच्चिष्ट बिंदु पर कौन सा मान प्राप्त होता है, उच्चतम मान। उच्चतम मान प्राप्त होगा तो इसमें रख दो बस, x बराबर a इक्वल्स टू π/3 π/6 इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखते हो
तो ऐप का रिजल्ट आ जाएगा 10π/6 प्लस 10π/6। तो 10π/6 कितना होगा हमारे 1/√3, और ये भी क्या होगा हमारे 1/√3। तो इसका राइट आंसर आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 2/√3 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। और 58 वाला भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग उस क्वेश्चन को भी आप लोग ऐसे ही करेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी बुक में क्या कर रखा है कि 10π/3 - a इसका प्रसार किया गया है, तो इसका प्रसार करेंगे और उसके बाद एक फलन आएगा। कोई जेड मानने की आवश्यकता नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप लोग ऐसे ही कर लेना उस क्वेश्चन को। अब देखो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 59 और 59 के बाद 60, दोनों में एक ही लॉजिक में आप लोगों को बताऊंगा। 59 वाले क्वेश्चन को मैं पहले सोल्व कर रहा हूं, और 59 वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है तो एक्स वाई का उच्चिष्ट मान क्या होगा। अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है ना तो एक्स वाई का उच्चिष्ट मान क्या होगा। ठीक है, इसका उच्चिष्ट मान मुझे निकालना कुल मिला के, और उच्चिष्ट मान इन्हीं में से कुछ आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग एक काम करो, इन संकेतों से ना कैलकुलेशन बहुत लंबी दिखती है हमें, तो इन संकेतों के रिजल्ट कुछ मान लो आप लोग, जिससे कि ऑप्शन में विरोधाभास नहीं हो। तो मैं सी की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो किसी भी ऑप्शन में विरोधाभास नहीं हो रहा, क्योंकि 1/ab अलग है, 1/√ab अलग है, 1/2ab। क्लियर। तो मैं एक तो क्या लेट कर लेता हूं c = 1। अच्छा, मैं सोच रहा हूं कि यार ए बी भी लेट ही कर लो तो ठीक रहेगा, ए बी लेट करने में भी हमें फायदा ही है। और ए की वैल्यू तो मैं लेट कर लेता हूं 1, और बी की लेट कर लेता हूं मैं 4, या 2 भी पुट कर सकते हो। बी की वैल्यू मैंने 1 क्यों नहीं ली, सी की वैल्यू तो 1 निश्चित हो गई पहले ही। अब ए बी की वैल्यू मैं 1 लेता हूं ना, तो इसमें और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। क्लियर। और इसमें और इसमें तो नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, क्योंकि ए बी का गुणा भी वही होगा और ए बी का वर्गमूल भी उतना ही होगा। क्लियर। तो मैं 1 तो नहीं ले सकता हूँ, फिर मैं 1 2 ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि फिर 1 2 का वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो √2 आएगा। तो या तो ए बी = आप लोग 1 2 ले लो, या फिर मैं जो कर रहा हूँ कि आप लोग 4 ले लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। क्लियर। अगर आपको लगता है कि 2 लेने में ज्यादा फायदा है तो ये ले लो 2, C = 1, और A = ले लिया मैंने 1, और B = मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया। क्लियर। अब यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में कोई भी हमारे विरोधाभास नहीं है। अब विरोधाभास नहीं है तो फिर ये वाले जो तरीका है ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कैसे, ये एक इक्वेशन दे रखी थी, और ऑब्वियसली मैं यहाँ से x या y का मान निकालकर इसमें रखने वाला हूँ, क्योंकि इसी को मुझे मैक्सिमाइज करना है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर ABC जो है ना, ऐसे स्क्वायर 6 इस टाइप के दिख रहे हैं, तो एक बड़ी कैलकुलेशन में हम फंस जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लेट कर लेता हूँ, लेट C = 1, A = 1 एंड B = 2 मैंने लेट कर लिया। तो आप लोगों को जो गिवन इक्वेशन दे रखी है वो इस प्रकार बन जाएगी। देखो ये तो एक फंक्शन बन गया एक्स वाई, जिसका मुझे मैक्सिमाइज करना है, और ये क्या बन जाएगा हमारे x⁴ प्लस 4y⁴, और बराबर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। x⁴ 4y⁴ = 1। जैसे इसमें दे रखा ना, इसको मैक्सिमाइज करना था, और ये हमें दे रखा था, तो जिसको मैक्सिमाइज करना होता है उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो डबल वेरिएबल अगर होता है तो गिवन कंडीशन से हम इसको रिमूव करवा देते हैं। ये जो कंडीशन है यहाँ से मैं x या y को रिमूव करवा देता हूँ, तो ये तो x है, और अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो ये आएगा हमारे 1 - x⁴/4। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग इसको बिल्कुल एक्सेप्ट ही कर लें जो मैं बता रहा हूँ। यानी अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, जिसका मुझे उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान उच्चिष्ट मान निकालना है। ठीक है, इसके उच्चिष्ट बिंदु निकाल लेता हूँ, और उच्चिष्ट बिंदु निकालने के लिए एक और फायदा कि मैं इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव ले ला, 4 पावर कर देता हूँ पहले ही, क्योंकि 4 पावर करने से अपने ये जो क्वेश्चन है और भी इजी होने वाला है। कैसे, मैं इसका ऐप 4 टाइम कर देता हूँ और उसको क्या मान लेता हूँ z, क्योंकि अगर वर्गमूल होता है ना, जैसे इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना, ठीक है, अगर वर्गमूल होता है तो मैं वर्गमूल का स्क्वायर करके बिंदु तो उससे निकाल लेता हूं, और फिर बिंदु आने के बाद इसमें रख देते हैं। तो बिंदु प्राप्त करने के लिए आप लोग फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर 1/4 पावर तो मैंने जानबूझ के 4 पावर कर दी, और अब मैं इस z का मैं निकाल लूंगा उच्चिष्ट बिंदु 1 - x⁴ अपॉन में ये 4, तो ये आ जाएगा हमारे x⁴ माइनस x⁸ अपॉन में 4। तो मैं इसका निकाल रहा हूँ z बेस, क्या आ जाएगा 4x³ माइनस 8x⁷ अपॉन में 4। क्लियर। और z डबल डेश क्या आ जाएगा 12x² माइनस 56
एक्स की पावर में 6 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे 4 आ जाएगा। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं चरम बिंदु, और चरम बिंदु के लिए हम क्या करने वाले हैं, जेड डैश को 0 के बराबर रखेंगे, यानी 4x क्यूब अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस 2x की पावर में 1 माइनस 2x की पावर में 4 इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे 0 आ जाएगा। तो x के कौन कौन से रिजल्ट मिलेंगे ध्यान से देखना, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, क्लियर, और एक आएगा 1 माइनस 2x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेंगे ना, एक तो आ गया हमारे x बराबर 0, ठीक है, एक बिंदु तो आ गया। और इस बिंदु की अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर के दो रिजल्ट आएंगे, एक तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 और एक आएगा -1 अपॉन अंडर रूट 2। तो -1 अपॉन अंडर रूट 2 को तो हम नॉट पॉसिबल में लिखेंगे, -1 अपॉन अंडर रूट 2, इसको नॉट पॉसिबल इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है ना तो एक्स तो क्या हो जाएगा हमारे इमेजिनरी, तो अपने पास एक्स स्क्वायर क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया। तो आप लोगों के पास दूसरा बिंदु क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब एक बात बताओ, मुझे जेड डैश में रखना है, तो जेड डबल डैश में चेक करना है, तो जेड डबल डैश में एक्स बराबर 0 रखोगे ना तो 0 आ जाएगा, यानी ये बिंदु न तो उच्चिष्ट होगा नहीं निम्निष्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स का मान मत निकालो, एक्स स्क्वायर में ही रहने दो, फायदा इसी में दिख रहा है, क्योंकि जेड डबल डैश की डिमांड भी क्या है, एक्स स्क्वायर टाइप की है, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर में ही थोड़ा इजी रहेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर में ही आप लोग पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो क्या करने वाला हूँ, सिंस पुट 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये जो रिजल्ट है जेड डबल डैश का वो क्या आ जाएगा हमारे, अगर मैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 पुट करता हूँ तो ये आएगा हमारे 12 अपॉन 2 माइनस 56 अपॉन में कितना हो जाएगा 8, तो 6 माइनस 7 क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे, लेस देन आ जाएगा, और लेस देन आ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 वाला। क्लियर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। अब यहाँ पर उच्चिष्ट मान निकालने के लिए इसमें पुट कर दो आप, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। फिर x की जगह क्या पुट करेंगे सर, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 2 पुट करेंगे कि प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 2 पुट करेंगे। ऑप्शन क्या अलाउ कर रहा है आपको, प्लस वाला अलाउ कर रहा है कि नेगेटिव वाला अलाउ कर रहा है, प्लस वाला अलाउ कर रहा है, तो प्लस की जगह यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 पुट कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा, देखो एप इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा 1 माइनस इसकी पावर 4 करेंगे ना, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर ये तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 1/4, और इसमें अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन में 4 इसकी पावर 1/4। तो ये जो आंसर है स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा हो गया लेकिन इसका यही सबसे बढ़िया तरीका है, 1 अपॉन 2 की पावर 1/4, ये 1/2 आ जाएगा, और 1/2 ये आ जाएगा 1/8 जिसकी पावर 1/4। तो इसको मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ ना, तो फाइनली आपके सामने कंडीशन कुछ इस प्रकार बनेगी, 1 अपॉन 2 की पावर 1/4 और 1 अपॉन में 2 की पावर 3/4, तो यह क्या आ जाएगा हमारे 1/2 आ जाएगा। क्लियर। यानी हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है हमारे एप इक्वल्स टू 1/2 आंसर आ गया। अब एप इक्वल्स टू 1/2 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो जेड का मान हमने जो ABC के मान माने थे ना वो ऑप्शन में रख दो, और 1/2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि A इक्वल्स टू 1 और B इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे ना, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा C³/AB। क्लियर। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, मुझे ये तरीका ठीक लगा था स्टूडेंट कि भाई डिफरेंट अप्रोच हमें बदलनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सामान्य तरीके से फंस जाता है, तो अप्रोच हमें बदल देनी चाहिए, तो अप्रोच बदलना मैं आप लोगों को यहाँ सिखा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ ये क्वेश्चन सेम ही है। कैसे, एक समीकरण दे रखी है, दीर्घवृत्त दे रखा है, और इसमें खींचे गए अधिकतम क्षेत्रफल वाले आयत की भुजाएं कौन सी होगी, यानी आयत की भुजाएं मुझे निकालनी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो एरिया जो होता है ना उसको मैं क्या लिखता हूँ, XY लिखता हूँ। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को हटाने के लिए अपने पास क्या दे रखा है, x² + 2y² इक्वल्स टू 8 दे रखा है। अब यहाँ पर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस आयत की भुजाएं क्या होगी जिसे इस दीर्घवृत्त में खींचने पर अधिकतम क्षेत्रफल का आयत बने। इस दीर्घवृत्त में खींचे गए अधिकतम क्षेत्रफल वाले आयत की भुजाएं क्या होगी, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है,
एक समीकरण हमें ये दे रखी है। अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना हो चाहे मिनिमाइज करना हो, अवकलन तो करना ही पड़ेगा, और अवकलन करने के लिए दो दो बिंदु दे रखे हैं। अब दो बिंदु में से एक को हटाओगे ना तो यहां से हटाओगे। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को फील करो, ये xy था और यहाँ से 4 पावर की थी, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, पहले यहाँ से y का मान निकाल लेना, इसमें पुट कर देना, फिर इसका स्क्वायर करके बिंदु निकाल लेना, ठीक रहेगा। और जो भी रिजल्ट आएगा फिर इसको रखोगे। तो क्योंकि मुझे भुजाएं ही चाहिए, तो भुजाएं आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, जैसे अगर मान लो x का मान आ गया तो x का मान यहाँ रख देना, y का मान आ जाएगा। क्लियर। जैसे अगर यहाँ पर भी पूछ लेता कि उच्चिष्ट मान हो तो x और y के रिजल्ट क्या होंगे, तो x का रिजल्ट अगर ये है तो y का रिजल्ट निकालने के लिए मैं इसमें पुट करता। क्लियर। तो स्टूडेंट ये 60 तक के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 61 से हम स्टार्ट करें।